हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ माय इंग्लिश क्लास। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने लास्ट सेशन में चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था जिसका नाम है माय फर्स्ट रोल इन लाइफ। तो उसी को हम कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। बहुत ही मजेदार सी कहानी चल रही है और जो पहला रोल जो ऑथर है उसने जो निभाया था स्टेज पे उसके बारे में बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं स्टोरी माय फर्स्ट रोल इन लाइफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ क्विक रिकैप कि हमने अपने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था। स्टोरी में हमने पढ़ा कि फोर्थ क्लास का एक बच्चा है जिसको कि पहली बार रोल मिला है श्रवण कुमार का। प्ले का नाम भी श्रवण कुमार ही है और जो बच्चा है वो उसके डायरेक्टर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है क्योंकि वो स्पेक्टिकल्स लगाता है, चश्मा लगाता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरह से सारे बच्चे जो काम करने वाले हैं वो अपने अपने घरों से धोतियां साड़ियां अपनी मम्मी की बहनों की लाते हैं ताकि वो फ्लोइंग रिवर का एक एहसास दे सके स्टेज पर। फिर हम देखते हैं कि जो दो लड़के हैं जो पेरेंट्स का काम करने वाले हैं, ब्लाइंड पेरेंट्स का श्रवण कुमार के, और उनको किस तरह से निर्देश मिलता है कि सेंटर में बैठना है स्टेज के ऑडियंस की तरफ मुंह करके और पूरे टाइम आंखें बंद रखनी है। तो अब इसके बाद स्टेज पे जो है प्ले स्टार्ट होता है, श्रवण कुमार आता है और उसकी जो माता पिता की भूमिका निभा रहे हैं वो उससे आदेश देते हैं, कमांड देते हैं कि जाओ हमारे लिए पानी लेके आओ, हम बहुत प्यासे हैं। वो पानी लेने जाता है और तभी राजा दशरथ की एंट्री होती है स्टेज पर और वो जो है उसको लगता है कि कोई शायद जानवर है जो नदी को गंदा कर रहा है, इसलिए वो वहां पे तीर मारता है। तीर जो होता है वो कहाँ पे लगता है? रूफ पे लगता है। और यहाँ पे जो श्रवण की भूमिका निभा रहा है जो ऑथर, वो स्टेज पे गिर जाता है फ्लैट। अब इसके बाद देखिए वो क्या कहता है श्रवण कुमार का जो रोल निभा रहा है। ओ क्रूएल, व्हाट हार्म हैड आई डन टू यू? Why did you strike the arrow in my bosom? What wrong after all had I done to you? Wretched, you shot me while fetching water. तो अब वो कहता है, ये उसकी लाइंस होती है, वो कहती है कि ओ क्रूएल, हे ओ निर्दयी, क्रूएल मतलब निर्दयी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैंने तुम्हारा क्या हार्म किया? हार्म यानी कि कुछ बुरा करना। व्हाट हार्म हैड आई डन टू यू, मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया था, क्या बिगाड़ा था? वाई डिड यू स्ट्राइक द एरो इन माई बॉसम, तुमने क्यों तुम्हारा तीर मेरे छाती पे, बॉसम मीन्स छाती, तुमने क्यों तुम्हारा ये तीर मेरी छाती पे छोड़ा? व्हाट रॉन्ग आफ्टर ऑल हैड आई डन टू यू, मुझे बताओ कि मैंने क्या तुम्हारा ऐसा बिगाड़ा था? रेज्ड यानी कि जैसे हम हिंदी में बोलते दुष्ट, है ना, दुष्ट पापी। तो दुष्ट, यू शॉट मी वाइल फेचिंग वाटर, तुमने मुझ पे तीर चलाया जब मैं पानी निकाल रहा था, पानी ले रहा था उस समय। तो अब देखिए, ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी कि ये राजा दशरथ की भूमिका में है, ये ऑडियंस है और ये यहाँ पे ये गिर जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। द हाई पिच ऑफ माई वॉइस स्टन्ड द ऑडियंस इन द हॉल, यानी कि मेरे आवाज की जो हाई पिच थी, इतना ऊंची साउंड थी, उससे सारी ऑडियंस स्टन्ड हो गई हॉल में, यानी कि उनको बहुत अच्छी आवाज आ रही थी उसकी, एकदम खुल के। आई केप्ट सिंगिंग अनइंटरप्टली but the song was so long that it seemed there was no end. Meanwhile, King Dashrath stood still like a statue, with one leg in front and another at the back. He was waiting for me to complete my song, his bow facing me. If he had shot another arrow from his quiver, it would have corrected his earlier mistake. But the director had instructed him to shoot only one arrow, which he had already done. तो अब देखिए आगे क्या होता है कि उसकी जो आवाज होती है हाई पिच में जो बोल रहा होता है, उसकी वजह से ऑडियंस जो दर्शक हैं वो बिल्कुल स्टन हो जाते हैं, सुनते रहते हैं हॉल के। आई केप्ट सिंगिंग, मैं गाना गाता गया, अनइंटरप्टेडली यानी कि बिना बाधा के, बिना किसी रोक टोक के मैं गाता गया। बट द सॉन्ग वाज सो लॉन्ग, लेकिन जो गाना था वो इतना लंबा था, दैट इट सीम्ड देयर वाज नो एंड, कि ऐसा लग रहा था कि इस गाने का कोई अंत ही नहीं है। मीनवाइल किंग दशरथ स्टूड स्टिल लाइक अ स्टैचू, और इसी दौरान जो राजा दशरथ था वो एकदम स्टैचू की तरह, मूर्ति की तरह खड़ा हुआ था, विथ वन लेग इन फ्रंट एंड अनदर एट द बैक, एक पैर उसका आगे और एक पैर उसका पीछे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे बैठा है। ठीक है। ही वॉज वेटिंग फॉर मी टू कंप्लीट माई सॉन्ग, वो मेरा इंतजार कर रहा था कि मैं कब अपना गाना खत्म करूं। हिज बो फेसिंग मी, और उसका जो बो था यानी कि जो तीर कमान था वो मेरी तरफ फेस किया हुआ था। If he had shot another arrow from his quiver, अगर उसने एक दूसरा एरो, दूसरा तीर चलाया होता अपने तरकश से, it would have corrected his earlier mistake, तो शायद उसकी जो पहली भूल थी वो करेक्ट हो जाती।
बट द डायरेक्टर हैड इंस्ट्रक्टेड हिम टू शूट ओनली वन एरो। लेकिन डायरेक्टर ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया था, उसको बताया था कि सिर्फ एक ही तीर चलाना है, विच ही हैड ऑलरेडी डन, जो कि वो पहले ही कर चुका था। I had hardly sung half the song when my voice went hoarse. I could see the audience laughing. अब क्या हुआ, अब यहाँ से हमारा laughing portion शुरू होता है। I had hardly sung half the song when my voice went hoarse. यानी कि मैं मुश्किल से आधा गाना गा सका होऊंगा जब मेरी आवाज जो है hoarse हो गई, यानी कि कर्कश हो गई। कभी आपने देखा हो, अगर आप लगातार बोलते जाओ और तेज आवाज में बोल तो एक टाइम के बाद अपना गला फटने लगता है, तो वैसे इसकी आवाज फटने लगी थी। आई कुड सी द ऑडियंस लाफिंग, तो मैं देख सकता था कि जो दर्शक थे, ऑडियंस थी, वो सब हंस रहे थे। द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कीप देयर आईज क्लोज्ड। Sometimes one and sometimes the other would open their eyes. On seeing this, the audience started giggling and remarked, "See, he has again opened his eyes." अब नेक्स्ट पार्ट, पहला ये हुआ, अब देखिए, द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार और फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कीप देयर आईज क्लोज, यानी कि जो श्रवण कुमार के जो अंधे माता पिता बने थे, उनको बहुत मुश्किल हो रही थी अपनी आंखें पूरे टाइम बंद रखना। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बच्चे तो छोटे हैं, 4th क्लास के बच्चे हैं ऐसे, तो उनको बहुत मुश्किल हो रही थी ये सब करने में। आंखें बंद करके आपको कोई बोले स्टेज पे बैठो तो कितना मुश्किल होगा। समटाइम्स वन एंड समटाइम्स द अदर, कुछ बार एक लड़का, दूसरी बार दूसरा लड़का, वुड ओपन देयर आईज, तो आंखें खोल रहे थे, कोई कभी एक खोलता कभी दूसरा खोलता आंखें अपनी। ऑन सीइंग दिस, ये देखने पर, द ऑडियंस स्टार्टेड गिगलिंग, तो ऑडियंस में जो लोग बैठे थे वो लोग गिगल करने लगे, वो लोग धीरे धीरे हंसने लगे। एंड रिमार्क, और रिमार्क्स देने लगे, सी ही हैज अगेन ओपनड हिज आईज, देखो देखो उसने फिर से अपनी आंखें खोली। Suddenly, the audience burst out laughing when they saw the pallu of the sari falling down from the head of Bodhraj, who was playing the role of Shravan Kumar's blind mother. अब अचानक क्या हुआ, अचानक अब ऑडियंस बहुत जोर जोर से हंसने लगी। तो क्या हुआ, सडनली द ऑडियंस बर्स्ट आउट लाफिंग, अचानक से जो दर्शक थे वो जोर जोर से हंसने लगे। व्हेन दे सॉ द पल्लू ऑफ द साड़ी, जब उन्होंने देखा कि साड़ी का जो पल्लू था फॉलिंग डाउन फ्रॉम द हेड ऑफ बोधराज, बोधराज जो कि माँ बना था श्रवण कुमार की, उसके सर से वो पल्लू उतर गया। हु वाज प्लेइंग द रोल ऑफ श्रवण कुमार ब्लाइंड मदर, जो कि ब्लाइंड मदर का, अंधी माँ का रोल निभा रहा था श्रवण कुमार के, तो उसकी जो है पल्लू जो था साड़ी का, वो उसके सर से हट गया अचानक से, और ये देख के जो ऑडियंस थी वो जोर जोर से हंसने लगी। The shaven head of Bodhraj became visible. After a while, when one of the parents of Shravan Kumar was seen opening his eyes, somebody in the audience shouted, "Look, look, again he can see." अब क्या हुआ, मतलब एक के बाद एक जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती ही जा रही थी। The shaven head of Bodhraj became visible. बोधराज जो बना था, जो माँ की भूमिका निभा रहा था, वो एक्चुअली शेवन हेड था, यानी कि वो उसके सर पे बाल ही नहीं थे, तो उसका जो शेवन हेड था, बिना बाल वाला सर था, वो सबको दिख रहा था, बिकेम विजिबल, सब देख सकते थे। तो यही सब देख के सबको हंसी आ गई। आफ्टर अ वाइल व्हेन वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार वाज सीन ओपनिंग हिज आईज, तो कुछ देर बाद जब फिर से श्रवण कुमार के एक पेरेंट में किसी ने आंखें खोली, सबने देखा, समबडी इन द ऑडियंस शाउटेड, तो ऑडियंस में से, दर्शक में से किसी ने चिल्लाया जोर से, लुक लुक अगेन ही कैन सी, देखो देखो फिर से देखो, उसने आंखें खोली, वो देख सकता है, ही कैन सी। तो है ना मजेदार बात कि किस तरह से ये लोग गड़बड़ी पे गड़बड़ी करते जा रहे हैं, और जो है ऑडियंस का तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया है। तो आज बच्चों हम यही पढ़ेंगे, यहीं तक। नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर को देखेंगे कि एंड में क्या होता है। आइए अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स बाकी हैं, और कुछ एक्सरसाइज पार्ट है, उसको देखते हैं। So as you know, in the last session we have done some question answers. We will continue the question answers of think and write. So answers have to be given in 70 words. Question number 2 is, why were the audience giggling in the middle of the play? ऑडियंस जो थी, दर्शक जो थे, वो प्ले के बीच में हंसने क्यों लगे, गिगल करने लगे, यानी कि जैसे नहीं हाथ रख के ऐसे आवाज आती है और हंसते हैं लोग, तो वैसे क्यों करने लगे। द एक्टर्स मेड सो मेनी मिस्टेक्स, जो प्ले के एक्टर्स थे उन्होंने इतनी सारी मिस्टेक्स की थी,
In the middle of the play, the two boys acting as Shravan Kumar's old blind parents opened their eyes time and again. तो क्या किया था, जो दो बच्चे थे, जो दो बॉयज थे, जो श्रवण कुमार के माता पिता, बूढ़े अंधे माता पिता का रोल निभा रहे थे, वो अपनी आंखें बार बार खोल रहे थे. One of the boys who acted as the mother, his sari's pallu fell down and his shaven head became visible. तो ये जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि उनमें से एक लड़का जो कि श्रवण कुमार की माँ का रोल निभा रहा था, उसकी साड़ी का पल्लू उसके सर से निकल गया और उसका जो शेवन हेड था वो मतलब बिल्कुल जो कहते हैं टकला है ना, तो वो दिख रहा था, बिल्कुल सब देख सकते थे. दिस मेड द ऑडियंस गिगल इन द मिडिल ऑफ द प्ले. और इससे जो है ऑडियंस को हंसी आ रही थी बीच बीच में प्ले के. Why did the boy playing श्रवण कुमार get up in the middle of the play? जो लड़का श्रवण कुमार का रोल निभा रहा था वो अचानक से प्ले के बीच में ही क्यों खड़ा हो गया? He forgot that King Dashrath had to say something to his old blind parents. वो भूल गया कि राजा दशरथ को कुछ कहना है उसके अंधे बूढ़े माता पिता से. And his parents had to curse him. और उसके पेरेंट्स को जो बने हैं, पेरेंट्स का रोल कर रहे हैं, वो उसको कर्स करेंगे, श्राप देंगे. He forgot all the dialogues to be continued and got up in the middle of the play. और वो सारे डायलॉग्स भूल गया कि अभी प्ले बाकी था, उसका रोल खत्म हो गया था बट प्ले बाकी था, वो ये सब भूल गया और वो जो है क्या किया उसने, गॉट अप इन द मिडिल ऑफ द प्ले, प्ले के बीच में ही उठ के वो चला गया. If you were in the role of Shravan Kumar, how would you have reacted to the giggling of the audience? अगर आप सपोज श्रवण कुमार के रोल में होते जैसे कि इस प्ले में है, तो आपने कैसे रिएक्ट किया होता, क्या प्रतिक्रिया दी होती जो ऑडियंस जो गिगल कर रही थी, हंस रही थी इसके ऊपर. इन सच एन ऑकवर्ड सिचुएशन एनी आर्टिस्ट वुड बिकम नर्वस. तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो कोई भी आर्टिस्ट जो है वो नर्वस हो सकता है, उसको डर लग सकता है. आई थिंक आई वुड ऑल्सो हैव बिकम नर्वस एट द गिगलिंग ऑफ द ऑडियंस. तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं भी अगर ऑडियंस गिगल करती, हंसती, तो मैं भी इस पॉइंट पे नर्वस हो जाता. अब देखिए वर्ड स्टडी, इसकी एक्सरसाइज, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स दी हुई है, आपको देखने में एक बार की तो सही लग रही होगी, लेकिन इसमें कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो उसको हमें सही करना है. परफॉर्मेंस, आप ये देख सकते हैं परफॉर्मेंस में यहाँ पे और इसमें आपको कुछ अंतर दिख रहा है. ये जो ई दिखा है MENCE, तो एक्चुअली MANCE, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग. देन इमीडिएटली में डबल एम आता है जो कि यहाँ पे नहीं दिया है, IMME, ठीक है ना. इस तरह से क्लैपिंग में भी डबल पी आता है जो कि यहाँ पे सिंगल पी दिया है, इसलिए दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग. देन थर्स्टी जो वर्ड है थर्स्टी, उसमें THIRSTY, यहाँ पे क्या दिया है THRI, सो दिस इज रॉन्ग. एरो में अगेन डबल आर होता है. कर्टन जो है वो C से स्टार्ट होता है, नॉट बाय K. एंड स्टॉप्ड में अगेन डबल पी, नॉट सिंगल पी, स्टॉप्ड में डबल पी होता है. फिर ऐसे ही स्टूडेंट में जो है डबल O नहीं लगता, STU होता है, ठीक है ना, डबल O की बजाय U लगता है. सडनली में अगेन डबल D. ऑडियंस अगर आप देखें तो इसमें ये जो सेकेंड A है यहाँ पे E होता है ऑडियंस में. अपीयर्ड में डबल पी होता है और यहाँ पे लिखा है विस्लिंग, तो विस्लिंग में एक्चुअली टी होता है जो कि साइलेंट होता है. हम बोलते तो विस्लिंग ही है लेकिन टी होता है इसमें जो कि साइलेंट है. अब सेकेंड जो एक्सरसाइज है देखिए, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन विच आर द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस. हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए, उसके अपोजिट लिखने हैं अपने जो चैप्टर हमने पढ़ा है उससे, और फिर उसके बाद सारे वर्ड्स का हमें सेंटेंसेस में यूज करना है. तो देखिए फर्स्ट वर्ड है ब्लेस. ब्लेस यानी क्या होता है, आशीर्वाद देना. कर्स यानी श्राप देना. देन लेटर, अर्लियर, लेटर यानी बाद में, अर्लियर यानी पहले. डिनाउंस्ड, अपलॉडेड, डिनाउंस्ड यानी किसी को नीचा दिखाना और इस तरह से, है ना, और अपलॉडेड यानी तारीफ करना. ऐसे ही रिमेम्बर्ड, फॉरगॉट, रिमेम्बर्ड यानी कि याद करना, फॉरगॉट यानी भूल जाना. फेल, गॉट अप, फेल यानी गिरना, गॉट अप यानी उठना. अब देखिए सेंटेंसेस में इसका यूज किस तरह से होगा. फर्स्ट इज ब्लेस. ही ब्लेस्ड हिज ग्रैंड डॉटर विथ लॉट्स ऑफ लव, यानी कि उसने अपनी ग्रैंड डॉटर, अपनी पोती को ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया बहुत सारा प्यार देके. कर्स यानी श्राप. बीइंग एंग्री ऑन हिम ही कर्स्ड हिम, वो उससे बहुत नाराज था तो उसने उसको कर्स किया, श्राप दिया. डिनाउंस्ड
His acting was poor, so he was denounced. उसकी एक्टिंग बहुत बुरी थी, इसलिए वो डिनाउंस्ड हो गया, यानी उसको कोई पहचान नहीं रहा था और उसकी जो है बुराई हुई. अपलॉडेड यानी तारीफ होना. His acting was good, so he was applauded. उसकी एक्टिंग अच्छी थी, इसलिए उसको अपलॉड मिला, तारीफें मिली. लेटर यानी बाद में. शी विल कम लेटर, लेट्स गो यानी कि वो बाद में आएगी, चलते हैं, चलो चलते हैं. लेट्स गो यानी क्या होता है, चलो चलते हैं. और अर्लियर यानी पहले. यू केम अर्लियर देन द फिक्स्ड टाइम. तुम जो है, जो फिक्स टाइम था, जो हमारा तय समय था, उससे पहले आ गए. रिमेंबर्ड यानी याद करना. द गर्ल रिमेंबर्ड हर डायलॉग्स आफ्टर अ मोमेंट. यानी लड़की को उसके डायलॉग्स एक पल के बाद याद आ गए. फॉरगॉट यानी भूल जाना. आई फॉरगॉट टू वाटर द प्लांट्स. मैं पेड़ों में, मैं पौधों में पानी डालना भूल गई. फेल यानी गिरना. मीरा फेल डाउन ऑन द रोड. मीरा रोड पर गिर गई. गॉट अप यानी उठना. माला गॉट अप टू रिसीव द अवार्ड. माला जो है अवार्ड को रिसीव करने यानी रिसीव को लेने के लिए, अवार्ड को लेने के लिए उठी. गॉट अप यानी उठ जाना. तो बच्चों आज हमने कई सारी चीजें सीखी हैं. चैप्टर हमने और आगे कंटिन्यूएशन में पढ़ा है. कितना मजेदार चैप्टर है. आप उसको इमेजिन कीजिए कि किस तरह से ये सारी घटनाएं अगर स्टेज पे होती हैं तो ऑडियंस का भी कैसे हंस के बुरा हाल होगा. और हमने वर्ड पावर, क्वेश्चन आंसर्स, हमने कई सारी एक्सरसाइजेस भी की हैं. तो इनको आप फिर से देखिए, पढ़िए और अच्छी तरह से इन सबको तैयार कीजिए. इसी नोट पे आज का सेशन यही फिनिश करती हूँ. We will meet in the next session. Till then, take care of yourself. Have a nice day. Thank you and bye.